नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात लेबनान की, जिसकी राजधानी बेरूत धमाकों से दहल उठी। जबरदस्त धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 4000 लोगों के घायल होने की खबर है। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दी है। राष्ट्रपति ने कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई। बताया जा रहा है कि बेरूत बंदरगाह पर रखे अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट की वजह से यह धमाका हुआ। अब इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीरें सामने आई। इस धमाके को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये विस्फोट था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 4000 लोग घायल हुए हैं, 100 के करीब लोगों की मौत हुई है। और धुएं का जिस तरीके से गुबार उठा और ये देखिए विस्फोट हुआ। इसके बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई है यहां बेरूत में, जो कि लेबनान की राजधानी है। तो इस धमाके की आवाज को आप सुन सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा जब यह धमाका हुआ था। अब बात करते हैं हॉस्पिटल में हंगामों की खबर की। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बूंदी की है, यहां 2 गुटों में झड़प हुई, जबकि दूसरी तस्वीर बीकानेर की है। यहां कांग्रेस पार्षद और गार्ड के बीच जोरदार हंगामा हुआ। विस्तार से अगर आपको बताएं तो बूंदी के केशवराय पाटन सीएचसी में आज जमकर हंगामा हुआ। मारपीट के बाद 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, इलाज के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान दोनों ओर से मारपीट एक बार फिर से शुरू हो गई। पुलिस की मौजूदगी में दोनों गुटों के लोग फिर से एक दूसरे पर डंडों से हमला करने लगे। करीब 10 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपस में 2 गुट भिड़े और जो लोग चोटिल हुए वो इलाज कराने के लिए सीएचसी पहुंचे। सीएचसी में भी दोनों गुट आपस में भिड़ गए और उसकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। बूंदी की ये तस्वीरें हैं और यहां पर जमकर दोनों पक्षों में लाठियां चली। इसमें करीब 10 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। हमारे सहयोगी चैन सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चैन सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि वजह क्या थी कि इस तरीके का वाकया जो है वो सामने आया। जैसा कि जो केशवराय पाटन सीएचसी का मामला है, यहाँ पे जो बालिता गांव में मीणा समाज के 2 गुटों में झगड़ा हो गए थे। झगड़ा होने के बाद में दोनों पक्षों के जो घायल लोग हुए थे उनको उपचार के लिए केशवराय पाटन सीएचसी में भर्ती कराया गया था। इस दौरान पुलिस द्वारा जो दोनों पक्षों से जो रिपोर्ट ली जा रही थी और जो घायलों के जो झगड़े के बाद में जो घायलों के ओर से दोनों पक्षों से लोग आए हॉस्पिटल में और उन्होंने आपस में जो लकड़ियों से, लठों से और एक दूसरे पे हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में घटनाक्रम हुआ जिसमें करीबन आधा दर्जन लोगों के चोटें आई हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चैन तमाम जानकारियों के लिए। मामूली विवाद और इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। अब जो दूसरी तस्वीर थी उसको विस्तार से बताएं। बीकानेर की यह तस्वीर है। पीबीएम अस्पताल में जोरदार हंगामा बरपा जब कांग्रेस पार्षद और गार्ड आमने सामने आ गए और अधीक्षक कक्ष में जाने की बात को लेकर दोनों में जोरदार धक्का मुक्की होता दिखा। दरअसल कांग्रेस पार्षद आज पीबीएम अधीक्षक को पार्षद यूनुस की माता को सही इलाज नहीं मिलने की शिकायत का ज्ञापन देने गए थे, लेकिन जब वो अधीक्षक कक्ष में जाने लगे तो गार्ड और पार्षदों में कहासुनी हो गई। उसके बाद ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। अब देखिए, जो गार्ड्स हैं उन्होंने कार्य का बहिष्कार भी कर दिया है। तो पार्षद और गार्ड के बीच की दंगल की ये तस्वीरें सामने आई हैं।
ये आप पराकाष्ठा देखिए, पार्षद आए हैं, फिजिकल डिस्टेंस रखते हैं, उसे कहना चाह रहे हैं कि अंदर आने दो, तो हमको देख करके पहले गेट बंद कर रहा है। क्या लोकतंत्र में ज्ञापन देना और अपना दर्द बताना, किसी भी आम आदमी का सुप्रीम तक पहुंचना और अपनी किसी भी तरीके की तकलीफ को बताना इतना बड़ा है कि बाहर 4 गार्ड खड़े कर दिया आपने और वो अंदर नहीं आने दे रहे हैं। होमगार्ड को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और ये व्यवस्था बदली जाए। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा सुप्रीटेंडेंट का कमरा बाहर लगाया जाए ताकि हर आम आवाम इनसे मिल सके। पालना कर रहे हैं, यहाँ कलेक्टर साहब के जो आदेश है उनकी पालना कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, सैनिटाइजेशन इनके लिए लगा रहे हैं। इसके बाद में भी ये धक्का मुक्की, वर्दी में हाथ डाल लेना, 2 टके का आदमी करना, ये जनप्रतिनिधि होकर के इनको शोभा नहीं है। तो विक्रम जागरवाल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या ये पूरा वाकया सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देने से रोकने को लेकर था या इसके पीछे कोई और वजह है? जी बिल्कुल, जो ये पूरा वाकया हुआ है वो इस बात को लेकर हो गया क्योंकि ये जो पार्षद हैं सारे ही कांग्रेस के पार्षद हैं और वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में इन पार्षदों को ये जब गार्ड ने यहाँ रोका अधीक्षक के रूम में एंटर करने से पहले, क्योंकि गार्ड का या सुरक्षा अधिकारी उनका ये कहना है कि भाई कोविड के चलते जो जिला प्रशासन के नियम है उनको पालन करवाने के लिए इन्हें एक एक करके अंदर एंट्री दी जा रही थी। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं जो पार्षद हैं वो नाराज हो गए और पार्षदों का ये आरोप है कि जब अधीक्षक से हम लोग मिलने जा रहे थे तो इन्होंने हमें अंदर एंटर नहीं होने दिया और इसी बात को लेकर ये हंगामा हो गया और हंगामा इतना बड़ा कि आपस में हाथापाई तक की ये नौबत पहुंच गई। और जो वहां मौजूद थे, जब अधीक्षक खुद आए तो अधीक्षक के कमरे में भी जो गार्ड और जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो एक दूसरे से हाथापाई करने पर उतारू हो गए। तो क्योंकि कांग्रेस पार्षदों का ये आरोप है कि पीबीएम अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये कांग्रेस पार्षद की माता का निधन हो गया था और उसको ये बात कहकर, उनका जो कांग्रेस के पार्षदों का आरोप है कि ये बात कहकर उनका इलाज सही नहीं किया गया कि पहले कोविड की जांच हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो पार्षद की माता का जो निधन हुआ उसी की नाराजगी जो है वो व्यक्त करने वो लोग पहुंचे थे और ऐसे में जब गार्ड ने उन्हें रोका तो उन्होंने जो सारा ये वाकया जो है वो घटित हुआ है। जी अभिषेक। यानी विक्रम, जो गाइडलाइंस है कोरोना के उसका पालन अगर करवाया जाता है गार्ड्स के द्वारा तो ये नागवार गुजरा है पार्षदों को। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है क्योंकि पार्षद जो हैं वो कांग्रेस के पार्षद हैं सारे, तो ऐसे में उन्हें ये नागवारा गुजरा कि वो उन्हें अंदर कैसे नहीं जाने दिया जा रहा है। उनका ये आरोप भी यही है कि उन्हें अंदर जाने से रोका गया और अधीक्षक से मिलने नहीं दिया गया, जबकि जो सुरक्षा प्रहरी हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस जारी की गई है कोविड को लेकर, ऐसे में उन्हें एक एक आदमी को अंदर एंटर करवाना होता है और अधिकारियों ने भी साफ मना किया हुआ है। तो इसी बात को लेकर जो है ये पूरा वाकया जो है वो आज सामने आया है। चलिए ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर के बानसूर में एसीबी ने कार्रवाई की है। घूसखोर सीडीपीओ प्रदीप घिलोटिया के 2 साथी को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी खबर, दोनों से पाउडर लगे रिश्वत के 50,000 रुपए बरामद भी हुए हैं। रिश्वत की राशि को खुर्द-बुर्द करने में जुटे थे दोनों आरोपी। एसीबी उपाधीक्षक महेंद्र मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। फरार सीडीपीओ घिलोटिया की तलाश की जा रही है। राजेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, क्या जानकारी है? एसीबी को कामयाबी तो मिली है लेकिन अभी घिलोटिया की तलाश है। जी, अभी जो इस पूरे एसीबी के जो ट्रैप कार्रवाई का जो मेन सरगना अगर जिसे कहा जा सकता है वो अभी भी प्रदीप कुमार है, सीडीपीओ वो फरार है। लेकिन सीडीपीओ के द्वारा रिश्वत की जो राशि है उसको एक व्यापारी था, उसको अशोक सैनी, उसको व्यापारी को देकर के राशि को खुर्द-बुर्द कराया गया, क्योंकि इस राशि जो 50,000 रुपए की रिश्वत की राशि थी उसमें एसीबी ने पाउडर लगा करके दिया था। इसलिए एसीबी से बचने के लिए, कार्रवाई से बचने के लिए इस 50,000 रुपए की जो राशि थी उसको गारमेंट्स व्यापारी जो था मुकेश सैनी,
और अशोक सैनी उनको दी गई थी और वो इस राशि को खुर्द-बुर्द करने में जुटे हुए थे, लेकिन एसीबी को इस मामले की भनक लग गई। उसके बाद एसीबी ने आज दोनों आरोपियों मुकेश सैनी और अशोक सैनी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जो फरार सीडीपीओ प्रदीप कुमार गलोटिया है उसकी अभी भी तलाश की जा रही है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य जो आरोपी है प्रदीप कुमार गलोटिया सीडीपीओ। बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर अलवर में एनईबी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। 5 एटीएम कार्ड, 3 बैंक पासबुक और 1 नोटबुक बरामद किया गया है। करोड़ों की ऑनलाइन ठगी ये आरोपी कर चुका है। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। तो एनईबी थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और ऑनलाइन ठगी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 5 एटीएम कार्ड, 3 बैंकों के पासबुक और 1 नोटबुक बरामद किया गया है। राजसमंद के जेतपुरा पंचायत में मनरेगा में फर्जी हाजिरी भरकर जरूरतमंदों के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है। इसको लेकर गांव के कुछ युवाओं ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि कई ऐसे लोगों के नाम मनरेगा श्रमिकों की सूची में शामिल हैं जो ना तो कभी मनरेगा का काम करने गए और ना ही गांव में रहते हैं, लेकिन उनके नाम पर पैसा उठाया जा रहा है। शिकायत करने पहुंचे युवाओं का कहना है कि पंचायत के जनप्रतिनिधि और अधिकारी की मिलीभगत से मनरेगा में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस मामले को लेकर विकास अधिकारी ने जांच करने का भरोसा दिया, जिसमें मैंने एक दिन भी काम पर नहीं गया हूँ और 1700 रुपये कुछ तकरीबन मेरे अकाउंट के ऊपर डाले गए हैं। तो मैंने अकाउंट नंबर भी नहीं दिए हैं, फिर भी मेरे नाम पर पैसे बोल रहे हैं। सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जब मैं इसकी ऐसे कितने जना होंगे? ऐसे हम लोग 15-20 जने। और हमारे गांव में नरेगा में जो हमने 2 दिन से पता किया कि 15 से 20 लोगों के नाम जाली और फर्जी चल रहे हैं। जब उन लोगों को पता किया गया भाई साहब आप लोग काम पे या ड्यूटी पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो लोगों ने बताया भाई हम तो ड्यूटी पे नहीं जा रहे। तो फिर नरेगा में उनका नाम चल रहा है और उनके नाम से पगार उठाई जा रही है। वो कौन उठा रहा है? और गवर्नमेंट पहले से ही कोरोना के चलते हुए, महामारी के चलते हुए वैसे ही घाटे में जा रही है। बीकानेर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सोमदत्त श्रीमाली का मंगलवार देर रात दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। वरिष्ठ नेता के निधन से कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाड़मेर पुलिस ने स्टेशन रोड पर मौजूद एचडीएफसी बैंक में एक नाबालिग से 5000 के नकली नोट बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी नकली नोट की राशि को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग 40,000 रुपए लेकर बैंक में जमा कराने पहुंचा था। बैंक कर्मियों की जांच के दौरान उसमें 5000 के नकली नोट पाए गए। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से नकली नोट बरामद कर संरक्षण में लिया। पूछताछ में पता चला कि नाबालिग चौहटन थाना क्षेत्र के एक युवक से रुपए लेकर बैंक पहुंचा था। चलिए अब रुख करते हैं डूंगरपुर बिछवाड़ा थाने के ट्रैफिक इंचार्ज जयेश जोशी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बुधवार सुबह पुलिस लाइन में जयेश को सम्मान परेड के साथ श्रद्धांजलि दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक बिछवाड़ा थाने पर ट्रैफिक इंचार्ज के रूप में तैनात हेड कांस्टेबल जयेश जोशी मंगलवार रात NH 8 पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी उदयपुर से आ रही एक कार को जयेश ने रुकने का इशारा किया, जिस पर कार ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाते हुए जयेश को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल जयेश की अस्पताल जाते वक्त मौत हो गई। हेड कांस्टेबल को टक्कर मारने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बारां के अटरू थाना मुख्यालय पर चोरों ने गणेश मंदिर के ताले तोड़कर वहां से चांदी का मुकुट और दूसरे सामान चुरा लिए। बुधवार सुबह जब पुजारी आए तब उन्हें चोरों की करतूत पता चली। आपको बताते चलें कि यह गणेश मंदिर हड़ौती के विख्यात मंदिरों में से एक है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन विभाग की समीक्षा की है। बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहे हैं। पर्यटन विभाग और आरटीडीसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कोरोना से पर्यटन को हुए नुकसान और भावी रणनीति पर मंथन किया गया। प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस विधायक जैसलमेर के होटल में रुके हुए हैं, लेकिन आज सुबह सुबह विधायकों ने थड़ी पर चाय का लुत्फ उठाया। मंत्री टीकाराम जूली और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा थड़ी पर चाय पीते नजर आए। जैसलमेर में ठहरे कांग्रेस विधायकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री टीकाराम जूली और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा चाय पीते दिख रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात अयोध्या में रचे गए इतिहास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले की, जिसे लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विलय के आदेश पर कोर्ट ने एक्स पार्टी स्टे देने से मना कर दिया। इस पर बीएसपी और मदन दिलावर की ओर से कहा गया कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक गहलोत कैंप में बाड़ेबंदी में बंद हैं। ऐसे में उन्हें नोटिस तामील नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे मामले में सुनवाई नहीं हो सकती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी कर दिए। मामले में कोर्ट कल सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई करेगी। बसपा और मदन दिलावर की अपील पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और स्पीकर को नोटिस जारी कर दिए गए। हमारे साथ बसपा के अधिवक्ता दिनेश गर्ग और दीपक कैन हैं। उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहा। सर, किस तरह से आज आर्ग्यूमेंट रहे आपके और क्या कुछ कोर्ट करो? हमारी माननीय जो डिवीजन बेंच में अपील की गई थी माननीय सिंगल जज के आदेश के खिलाफ, उसमें यही प्रार्थना की गई थी कि हमारे जो मेन ऑर्डर इम्प्यून ऑर्डर 18/9/2019 का, जिससे विधानसभा अध्यक्ष ने 6 भाजपा विधायकों का उसमें विलय किया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको इसलिए इसका इफेक्ट रोका जाए, इसका स्टे किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उसमें अभी विधानसभा अध्यक्ष जो रेस्पॉन्ड नंबर 1 है हमारी अपील में, उनको नोटिस जारी किए हैं और उनको कल हाजिर होने के लिए बोला है। कल सुबह 10:30 बजे वापस सुनवाई के लिए केस को नहीं। सर, वो अपने वकील के जरिए भी अपना पक्ष रख सकते हैं कि क्या कुछ रहेगा? नेचुरली वकील ही करेंगे। मतलब इट इज ओपन टू एवरी लिटिगेंट। वो अपने स्वयं भी हाजिर हो सकता है और वकील के जरिए भी हो सकता है। दीपक साहब, आप भी थे कोर्ट में, किस तरह के आर्ग्यूमेंट आज रहे आप लोगों की तरफ से? बेसिकली हमारी ओर से सीनियर एडवोकेट श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने पैरवी की और मदन दिलावर जी की जो पिटीशन थी उस पर माननीय सीनियर एडवोकेट श्री सालवे साहब ने लंदन से बहस की। बेसिकली हमारा 10th शेड्यूल का जो मैटर है उस पर ही डिस्कस हुआ और राजेंद्र सिंह राणा वाला जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो डिसाइड किया हुआ उसके विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न चर्चा हुई। लास्ट में हमने ये मांग की कि चूंकि विधायक बाड़ेबंदी में हैं और उनके नोटिस तामील होना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में हमारा पक्ष जो 11 तारीख को है उसमें कोई कोर्ट कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों पक्षों को सुनने के बिना। तो इसलिए माननीय खंडपीठ ने हमको ये स्पीकर महोदय का ये डायरेक्शन दिए हैं कि वो कल 10:30 बजे उपस्थित हों और उसके बाद वो तामील की जो प्रक्रिया है जो 6 MLAs की है उसको उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप लोग स्टे की भी मांग कर रहे थे, उस पर कोई बातचीत, उस पर कोई बहस? स्टे की मांग के स्पीकर महोदय का पक्ष सुनने के बाद ही कोई फैसला होगा। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। अब चलते हैं अयोध्या, जहां प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद से इस सदी का सबसे बड़ा अनुष्ठान शुरू हुआ। अविस्मरणीय क्षण है ये वो समय है जिसका युगों युगों से इंतजार था और वो अब जाकर पूरा हुआ है। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। ये महज तस्वीरें नहीं बल्कि युग युगांतर तक के लिए वो पूंजी है जिसे सैकड़ों साल बाद सनातन धर्म ने पाया है। सबसे प्रमुख है तीसरी तस्वीर, क्योंकि ये राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन से जुड़ी है। चलिए एक एक करके सभी तस्वीरों के बारे में आपको समझाते हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने से जुड़ी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया।
दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ी की है, जहां प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पूजा की। बात तीसरी तस्वीर की, जो भूमि पूजन की है, जहां 17 लोगों के साथ यज्ञ वेदी पर बैठकर पीएम ने पूजा की। अब 6 तस्वीरें जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मंदिर का शिला पूजन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और रामलला को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, रामलला की पूजा की, मंदिर की परिक्रमा उन्होंने की और मंदिर में पारिजात का पौधा भी रोपण किया और डाक टिकट उन्होंने जारी किया। राम मंदिर भूमि पूजन पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने सभी से राम के आदर्शों को राजनीतिक जीवन में भी अपनाने की अपील की। प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। सियाराम को सृष्टि का रचयिता माना गया है। आज उनके मंदिर की स्थापना हो रही है। इस अवसर पर सभी जाति धर्म के लोगों के साथ साथ सभी राजनीतिक दल अब भगवान राम की आराधना में लगे हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, जिन्होंने आज राम मंदिर की स्थापना के अवसर पर अपने घर में रामायण पाठ शुरू करवाया है। प्रताप सिंह जी, आज आपने जो रामायण पाठ शुरू किया है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भगवान राम ऐसे हैं जो सबके दिल में बसते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि की रचयिता, पूरा ब्रह्मांड भगवान राम से है। जाति धर्म और पार्टी में कभी भगवान नहीं बटा करते हैं। राम कभी पेटेंट किसी के हो नहीं सकते। राम तो दुनिया को पेटेंट देते हैं। ये सृष्टि, ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, ये विकास, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, कितना सुंदर ब्रह्मांड है, तो राम का ही रचयिता, राम ही इसके रचयिता। तो भगवान राम को जाति धर्म और पार्टी के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। भगवान राम के मंदिर की पूजा शुरू हुई राजीव गांधी जी के टाइम पे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर का शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन तब कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भगवान राम का मंदिर बनेगा। भगवान राम का चमत्कार बड़ा यही है, जब तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बटे रहे, लड़ते रहे, तब तक राम का मंदिर शुरू नहीं हुआ। जब सबने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि राम जी का मंदिर बनेगा, उससे काफ़ी थोड़ी दूरी पर मस्जिद भी बनेगी और ऐसा फैसला है जिसको सबने स्वीकार किया। यही भगवान राम है, इसी को भगवान राम कहते हैं। सृष्टि के रचयिता माना जाता है श्री राम को, और जब चूंकि मंदिर बन रहा है तो इसकी रचना को लेकर के तरह तरह की जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए, कोई झगड़ा नहीं चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। अब हमें सब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, फालतू की बातें छोड़कर, क्योंकि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। मैं खुद, मेरा 2 महीने का वेतन और चांदी की ईंटें लेकर मैं जाऊंगा वहाँ, इस विधानसभा सत्र के बाद वहाँ दर्शन करूंगा, राम जी का आशीर्वाद लूंगा। और जब मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है तो अब इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अब ये ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना झगड़ा, ना फसाद, क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है। तो भगवान राम का न्याय यही था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। इसलिए अब हमारे में कोई कंपटीशन नहीं, कोई बैरभाव नहीं, कुछ नहीं। जो भी हो रहा है सब राम से हैं और हम सब राम के वंशज हैं। तो सब जब राम से हैं और सबके राम हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का? इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि आरोपी संजय जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कल होगी। कल एसीबी 1 कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। आज एडीजे 5 कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन एसओजी की ओर से कोर्ट में पेश किया गया प्रार्थना पत्र, एसओजी से मामला एसीबी में ट्रांसफर हो गया है। अब एसीबी कोर्ट को मामले को सुनने का अधिकार है। एसओजी एसपीपी संत कुमार जैन ने प्रार्थना पत्र दायर किया है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।